हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें से कुछ क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। चलो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन ये मेरे लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन भी है और समझ लीजिए आपके लिए सबसे लॉजिकल क्वेश्चन भी, जो मुझे आपको बहुत फुर्सत से समझाना होगा। देखो, ये क्वेश्चन कहता है ना, पढ़ते हैं पहले। एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए एक नियत भाड़े के अतिरिक्त एक नियत भाड़ा है और उसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यदि 10 किलोमीटर आप जाते हैं तो आपको 105 देना पड़ेगा। यदि आप 15 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 155 देना पड़ेगा। तो बताओ कि नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो एक्स्ट्रा भाड़ा लगता है वो कितना है। और यदि एक आदमी 25 किलोमीटर चलता है तो उसे कितना भाड़ा देना होगा। तो पहले लॉजिक सीखो, क्योंकि लॉजिक है तभी आप बना सकते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, आपका लॉजिक आपसे क्या कहता है। ये क्वेश्चन इस तरह से है, आपका क्वेश्चन को इस तरह से है, समझ कि एक नगर है। क्या है? एक नगर है। मान लेते हैं कि आपको यहां से यहां तक जाना है, ठीक है ना। तो वो टैक्सी वाला आपसे एक बात कहता है। क्या कहता है? वो टैक्सी वाला आपसे कहता है कि देखो भाई, ये बन गई हमारी अच्छी सी टैक्सी। ओह सो, इतना गंदा कैसे बन सकता है यार। हाँ, ये अच्छा बना। ये रही आपकी टैक्सी। हाँ, ये रही आपकी टैक्सी। ये टैक्सी आपसे क्या कहती है? ये कहता है कि देखो, यदि एक नियत किराया लगेगा 1 किलोमीटर के दायरे में जाने से। एक नगर है, यदि आप यहां से 1 किलोमीटर जाते हो, 1 किलोमीटर, तो फिक्स किराया लेता है। उस फिक्स किराए को हम मान लेते हैं कि 10 रुपया। फिक्स किराया कितना है? 10 रुपया। सॉरी, 10 रुपया है। 10 रुपया है, ठीक है ना, 1 किलोमीटर के लिए। और 1 किलोमीटर के बाद यदि आप लंबा डिस्टेंस तय करते हैं तो आपको हर किलोमीटर के हिसाब से हर किलोमीटर के हिसाब से आपको 10 के जगह पे 8 ही देना होगा। ऐसा सिस्टम, क्या आपको ये सिस्टम समझ में आया? बड़े बड़े नगरों में ऐसा सिस्टम होता है कि 1 किलोमीटर जाओ तो थोड़ा ज्यादा पैसा लेता है। क्यों? क्योंकि आप यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, थोड़े से डिस्टेंस पे जाएंगे आप, फिर उतर जाएंगे और आप कहेंगे कि लो 5 रुपए पकड़ लो। तो ऐसा नहीं कर सकते ना। वो कहता है कि यदि 1 किलोमीटर जाओ या 1 किलोमीटर से कम भी जाओ तो तुमको 10 रुपया देना होगा। लेकिन लंबा डिस्टेंस रहेगा तो पहले किलोमीटर में फिक्स किराया है 10 रुपया, उसके बाद हर किलोमीटर के लिए एक जैसा किराया लगेगा, लेकिन पहले के लिए फिक्स है। बाकी एक्स्ट्रा किलोमीटर, हर किलोमीटर के हिसाब से पैसे जोड़े जाते हैं। क्या आपको लॉजिक समझ आया? क्या लॉजिक समझ में आया होगा तभी आपसे बनेगा क्वेश्चन। चलो हल करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि जो नियत किराया है, नियत भाड़ा लिखा है ना, नियत भाड़ा, इसे मान लेते हैं x और प्रति किलोमीटर का किराया, प्रति किलोमीटर का भाड़ा, इसे हम मान लेते हैं y प्रश्न से। अब बच्चों, पहला इक्वेशन बन रहा है, बड़े ध्यान से देखना है। बोला है 10 किलोमीटर चलोगे तो तुमको 105 देना पड़ेगा। अब आप सोचो, किसी व्यक्ति को यहां से 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर, तो यदि उसे 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है तो पहले किलोमीटर में वो वही भाड़ा देगा ना जो नियत भाड़ा है। और नियत भाड़ा क्या है? x। बिल्कुल समझ आ गया सर। पहले में नियत भाड़ा देगा x और उसके बाद हर किलोमीटर पे उसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से y लग रहा है, तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से y y y y ऐसे करके 9 किलोमीटर जो बचा है उसको y के हिसाब से देगा। यदि 10 किलोमीटर जाना है तो पहले किलोमीटर के लिए वो x देगा जो नियत भाड़ा है, उसके बाद हर किलोमीटर के हिसाब से y y y देता रहे। तो 1 किलोमीटर के लिए x दे चुका, तो बचा कितना? 9 किलोमीटर। उस 9 किलोमीटर को वो y के हिसाब से दे रहा है। इसका मतलब इक्वेशन क्या बनेगा? यदि वो 10 किलोमीटर चल रहा है, लिखो 10 किलोमीटर जाने पर क्या होगा? 10 किलोमीटर यदि वो जा रहा है तो पहला किलोमीटर के लिए x लगेगा, बाकी के जो 10 में से 1 कम कर दो, क्योंकि पहले किलोमीटर के लिए भाड़ा दे चुका है, तो 9 किलोमीटर जो बचा वो y के हिसाब से लगेगा ना। तो x + 9y = भाड़ा टोटल कितना लगा? 105 रुपया। क्या आपको ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है आपके दिमाग में? क्या आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि ये हमने कैसे किया? पहले किलोमीटर का नियत भाड़ा x रुपया, उसके बाद हर किलोमीटर के हिसाब से y लग रहा है,
तो 9 किलोमीटर जो बचा है उसे y के हिसाब से देना पड़ा। इस तरह से टोटल किराया बना 105। चलो तो x बराबर क्या हो जाएगा 105 माइनस का 9y, इक्वेशन बना लो फर्स्ट नंबर। चलो क्लियर। दूसरा पुनः दोबारा प्रश्न हम नहीं समझाएंगे, ऐसे ही बनना है कि 15 किलोमीटर के लिए यदि जा रहा है और 155 खर्च कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि पहला नियत किराया, जो बाकी के 14 किलोमीटर बचे वो y के हिसाब से देगा और 155 रुपया वो खर्च कर लेगा। समीकरण 2 नंबर बना देगा। ठीक, समझ आ गया सर, बहुत अच्छे से। समीकरण नंबर 1 को 2 में रखने पर, समीकरण 1 को 2 में रखने पर, हाँ ऐसा यदि हम करते हैं तो क्या बनेगा, देखो x के जहां पे ये पूरा वैल्यू यहां रख दो, तो x के जगह पे पूरा रख दो इतना, तो क्या लिखेंगे x के जगह पे लिखेंगे 105 1 मिनट 105 माइनस में 9y और प्लस का 14y इज इक्वल टू 155। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। यहां देखो ये प्लस में वो माइनस में, घटा दो तो 14 में से 9 चले जाएगा तो बचेगा, ओहो इसको हटाना होगा, इसको हटाना होगा, तो क्या बनेगा देखो, यदि 14 में से 9 चले जाएगा तो बचेगा 5y। यहां देखना है ध्यान से, 5y इक्वल टू ये जो इधर प्लस का है वो उधर जाएगा माइनस में, तो 105 इधर इधर 155 और उधर से माइनस में आएगा 105, तो 5y बराबर बचेगा 50, 5 से काट दो, 5 दूना 10 बार में कट जाएगा ना, 5 दे 50, तो y का मान आ जाएगा 10। इस तरीके से आपका y निकल चुका। ठीक, अब क्या करते हैं, दोबारा लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान रख दो, समीकरण 1 ये रहा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 9y, 105 माइनस 9 और y के जगह पे हम लिखेंगे 10, तो x का मान 105 माइनस 90 और x का मान घटा दो 5, ये 10 में से ये गया 1। मतलब क्या सीखे आप, कुछ तो सीखे होंगे बच्चों। x हमने किसको माना था, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा है आपका 15 और फिर हर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपया लग रहा है। तो इसका मतलब फाइनली आप क्या लिखेंगे, यहाँ आपको लिखना चाहिए एक बात, अतः आपने सीखा कि सर नियत भाड़ा जो है ना, नियत भाड़ा ये हमने माना था x और x का मान 15 लिखा है, इसका मतलब 15 रुपया लगने वाला है उसका। उसके बाद जो प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है इसको हमने माना था y और y हमारा निकला 10 रुपया। और इस तरह से ये आपका शानदार सा क्वेश्चन बड़े ही मजेदार तरीके से खत्म होता है। क्या आपको ये बात समझ आया, मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया इस क्वेश्चन को समझाने में, क्या आपको ये पूरा लॉजिक समझ आ गया, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपने रिव्यूज को। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी एक प्यारा सा क्वेश्चन है और एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखो लिखा है, यदि किसी भिन्न के अंश में और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो हमारा जो भिन्न है वो 9/11 हो जाता है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वो 5/6 हो जाता है। तो बताइए वो भिन्न कौन सा होगा। कैसे सर, कैसे बताएं सर, अब भी समझ आ जाएगा, अगले 2 मिनट में आप इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से हल कर रहे होंगे। देखिए माना आप जानते हैं कोई भी भिन्न बनाने के लिए अंश और हर का होना बहुत आवश्यक है। अंश ऊपर रहता है, हर नीचे रहता है, तो मान लेते हैं कि अंश बराबर x और हर बराबर y, इसीलिए भिन्न क्या बन जाएगा, अंश ऊपर हर नीचे, तो ये भिन्न हमारा हो जाएगा x बटे में y। ठीक है, प्रश्न से बच्चों प्रश्न क्या कहता है ये इंपॉर्टेंट है। कहा है कि भिन्न और अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। देखो ये है आपका भिन्न, ये आपका क्या है, भिन्न है सर, x बटे y आपका भिन्न है। भिन्न में 2 जोड़ दिया जाए, यदि क्या कर दिया जाए, यदि भिन्न में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो आपका जो ये भिन्न है ये 9/11 हो जाता है। समझ आया, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। क्या कहा क्वेश्चन कि भिन्न में, ये भिन्न है, इसमें 2 और 2 जोड़ दो, ऊपर नीचे दोनों अंश और हर में, तो हमारा ये हो जाता है भिन्न। इसे हम बराबर के उधर लिखेंगे। कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा,
इसे ब्रैकेट में इसे ब्रैकेट में कर दे तो ये यहाँ और ये यहाँ गुना होगा। तो 11 जब यहाँ गुना होगा ना तो आप जानते हैं कि इसमें और इसमें दोनों में गुना होता है। तो 11x में गुना होगा तो हो जाएगा 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर, ये यहाँ गुना होगा तो 9 दोनों में गुना होगा तो 9y प्लस में 9 दूना 18। चलो अब समझ आ गया। x का मान यदि आपको निकालने का मन कर रहा है तो निकाल लो ना। x का मान क्या हो जाएगा 9y प्लस में 18 प्लस में ये प्लस का उधर जाएगा माइनस में 22 और डिवाइड में आ जाएगा आपका 11। ठीक है ना। तो x का मान क्या आ जाएगा देखो 9y और ये प्लस ये माइनस में, तो माइनस में आ जाएगा 4 क्योंकि बड़ा का साइन माइनस में है और नीचे में आ जाएगा 11। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। पुनः प्रश्न से दोबारा आपसे प्रश्न कुछ कह रहा है, देखो पुकार रहा है आपको, सुनो उसको बहुत ध्यान से। कहता है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दो तो 5/6 हो जाता है। फिर से हम लिखेंगे अपने भिन्न को, और भिन्न में क्या जोड़ना है तो भिन्न में जोड़ना है 3, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, और तब हमारा क्या हो जाता है भिन्न 5/6 हो जाता है। समझ आया बहुत अच्छे से। अंश और हर दोनों में यदि 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है हमारा भिन्न। अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सीखो। 6 यहां गुना करते हैं दोनों में तो दोनों में गुना होगा ना, तो 6x हो जाएगा प्लस में 6 दिया 18 हो जाएगा, इधर 5y हो जाएगा प्लस में 5 दिया 15 हो जाएगा। बहुत आसान है। ठीक है ना। क्या करते हैं x को इस तरफ ले आओ तो 6x प्लस का इधर माइनस में 5y बराबर इधर 15 यही रहेगा और प्लस का उधर जाएगा माइनस में 18। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 में से 18 जाएगा तो माइनस का 3। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। कितना हो जाएगा समीकरण नंबर 2। क्लियर हो गया। अब समीकरण 1 को वहां रख दो, प्रतिस्थापन विधि तो हमने सीखते आए हैं हम, तो लिखते हैं समीकरण नंबर 1 को 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 को 2 में रख दो। x के जगह पे ये पूरा वैल्यू यहां लिखते हैं तो क्या बनेगा, बनेगा 6 इंटू एक्स के जगह पे पूरा रखो, तो यदि हम पूरा रखते हैं तो क्या बन जाएगा x के जगह पे 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11, और इधर क्या बचेगा माइनस का 5y और बराबर के उधर माइनस का 3। ठीक है ना। चलो ये यहाँ पे कट नहीं रहा, तो यदि कटेगा नहीं तो इसको अंदर गुना कर दो। तो अंदर गुना करने से क्या हो जाएगा 9 छक 54 y माइनस में 6 चौके 24 बट्टे में 11 और माइनस का 5y बराबर का -3। अब बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं है तो बट्टे 1 करके इसके एलसीएम ले लेते हैं। अब हम क्या करें, स्पेस तो रहा नहीं, स्पेस को थोड़ा कम करने के लिए सेलेक्ट करना होगा, पूरे को सेलेक्ट कर दिया। अब इसे थोड़ा सा कम कर देते हैं। आई होप आपको विजिबल होगा ये चीज। हाँ देखो अब क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बट्टे 1 करते हैं और इसका एलसीएम लेते हैं। तो फिर आप जानते हैं कि ये टर्म तो ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे 11। अब 11 से 11 में डिवाइड करें 1 आएगा, 1 ऊपर गुना करेंगे तो यही टर्म रहेगा ना, मतलब 54y माइनस 24, और क्या बचेगा माइनस का 5y है, लेकिन 1 से भागा करेंगे तो 11 आएगा, 11 ऊपर गुना होगा तो 11 पचे 55y हो जाएगा। आपको क्लियर है। और उधर क्या हो जाएगा माइनस का 3। समझ आ गया यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कैलकुलेशन कैसे बढ़ेगा, देखो ये 54 प्लस में है, ये 55 माइनस में है, तो 54 में से 55 जाएगा तो माइनस का 1y बचेगा। इतना तो समझ आ गया होगा। और क्या यहाँ पर हमारे सामने है माइनस का 24 और नीचे डिवाइड में 11 है, वहां गुना कर देंगे तो 11 दिया माइनस का 33 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर माइनस का 33 और ये माइनस का उधर प्लस में जाएगा 24, तो माइनस वाई बराबर ये घटा दो तो 13 में से ये गया 9, हाँ 9, इस तरह से 9 आया। बड़ा का साइन माइनस में है तो ये माइनस में रहेगा, माइनस से माइनस काट दो तो y का मान बचेगा 9। ठीक है, y आ गया। अब लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सा आपका, समीकरण नंबर 1 यहाँ है, x बराबर 9y माइनस 4 बटे 11, x बराबर 9y, x बराबर 9y का मान रख दो 9 माइनस 4 बट्टे में 11, ऐसा क्वेश्चन था ना, 9y माइनस 4 बट्टे 11। ठीक है, अब क्या होगा 9 में 81 माइनस का 4 बट्टे में 11,
जब इसको आपस में घटा दोगे तो 77/11 बचेगा, और इसे काटने पे क्या बचेगा, आप समझदार हैं, 7 बचेगा सर। तो x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है ये आया 7। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? इसका मतलब x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों आ चुका है। अब फाइनल हम लोग लिखेंगे कि माने थे क्या हम लोग, इसीलिए भिन्न पूछा है आपको, तो भिन्न बराबर x बटे y, और x हमारा 7 और y हमारा 9। ये आपका आंसर होता है कंप्लीट, आपका भिन्न कंप्लीट है। बच्चों चेक करना चाहोगे क्या? यदि आप चेक करना चाहोगे सर क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर कैसे सही है, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर कैसे सही है, तो देखो हम आपको वो भी थोड़ा सा समझा दें। यदि आप 2 जोड़ोगे तो 9/11 नहीं हो रहा, देखो तो यदि 7/9 है, यदि 2 और 2 जोड़ दो तो 9/11 हो जा रहा है। बहुत अच्छे से समझ में आया सर। हाँ, यदि हमारे आंसर में 3/3 जोड़ दिया जाए तो ऊपर 12 और नीचे 7 और 3 10, ऊपर 10 और नीचे 12 हो जा रहा है। और इसे काट दो तो 2 बचे 10 और 2 छक 12। तो यदि हम 3 जोड़ दें तो हमारा जो इक्वेशन है वो 5/6 हो जा रहा है, 5/6 हो जा रहा है। समझ आ गया ना? मतलब हमने चेक भी करके देख लिया, हम समझ लिए कि हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। समझ आ गया? इस तरीके से आप बहुत अच्छे से लिंक करके क्वेश्चन को समझ सकते हैं और अच्छे से बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये है क्वेश्चन जिसमें हमें कहा गया है, एक और क्वेश्चन हमारे सामने, और हमसे कहा गया है, ये कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान में उसकी आयु क्या है? ऐसा क्वेश्चन को हमने बनाया है एग्जाम्पल में। तो मानते हैं जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु ये हो जाता है x, और कौन है? हाँ, उसके पुत्र, तो लिखेंगे उसके पुत्र की वर्तमान आयु, इसे मान लेते हैं y। बच्चों यदि हम आपसे कहें कि ये जो बात दिया गया है, ये जो आपको क्वेश्चन दिया है, ये 5 वर्ष बाद की कहानी है, तो आपको लिखना चाहिए 5 वर्ष बाद। क्या आप एक बात सोचेंगे, एक तरफ x एक तरफ y, क्योंकि हम तुलना करने वाले हैं कि यदि 5 वर्ष बाद की कहानी है सर, यदि 5 वर्ष बाद की कहानी है तो इसका भी उम्र 5 साल बढ़ा होगा, इसका भी उम्र 5 साल बढ़ा होगा। बिल्कुल सही सोचा आपने, दोनों का वैल्यू, दोनों के जो उम्र है उसमें 5-5 साल की वृद्धि हुई होगी। लेकिन 5 साल बाद क्या हुआ, जैकब की जो आयु है, देखो x का मतलब जैकब की जो आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। समझ आ रहा है कि जैकब का जो आयु है वो इसका 3 गुनी हो जाएगी, तो ये 3 गुनी हो जाएगी ना, तो बराबर करने के लिए 3 इसमें गुना करना होगा, क्योंकि हमें इक्वेशन को बराबर करके चलना है। इसीलिए क्वेश्चन कहा कि जैकब का उम्र इसके उम्र का 3 गुनी हो जाएगी, इसीलिए बराबर करने के लिए 3 इसमें गुना कर दिया। क्लियर हो गया होगा आपको? चलो बढ़ते हैं, कैलकुलेट कर दीजिए। x + 5 इज इक्वल टू, अंदर गुना होगा तो 3y + 5, x केवल निकालना चाहो तो 3y, 5 इधर माइनस में जाएगा तो बस इतना ही रह जाएगा। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल भी हो सकता है, प्लस में इधर भी, प्लस में उधर भी, ये उधर जाएगा, माइनस में होकर 0 हो जाएगा। तो x बराबर आया 3y। समीकरण नंबर 1, पुनः प्रश्न से। अच्छा, प्रश्न क्या बोला है? प्रश्न बोला 5 साल पूर्व की कहानी है। अब तो लिखो 5 साल पूर्व। यदि 5 साल पूर्व की कहानी है तो जाहिर सी बात है कि दोनों के वर्तमान मतलब अभी होता है, अभी के उम्र में ये x है, ये y है, तो वर्तमान आयु में 5-5 साल तो माइनस होगा ना? बिल्कुल होगा सर। 5 साल पहले की घटना क्या थी कि 5 साल पहले जैकब का उम्र उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 साल पहले इसका उम्र इसके उम्र से 7 गुना था जैकब का उम्र, तो बराबर करने के लिए बच्चों 7 इसमें गुना करेंगे। बिल्कुल सही, कैलकुलेट करिए तो x - 5 बराबर का 7y - का 7 × 5 = 35। आप यहाँ क्या करेंगे, ये इक्वेशन को बढ़िया से सेट कर दो तो 7y उधर चले जाएगा, तो बचेगा क्या, x - 7y बराबर, इधर हम माइनस में 35 और ये माइनस से इधर प्लस में आएगा तो बचेगा 5 - 35। तो इक्वेशन बनेगा x - 7y बराबर में -30, बड़ा का साइन माइनस में,
ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। कुछ नहीं करना है, प्रतिस्थापन विधि से बनाओ। समीकरण नंबर 1 को 2 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1 को 2 में रखने पर, चलो रख दो, समीकरण 1 को 2 में रखते हैं तो x बराबर 3y है, x के यहाँ पे हम 3y रखते हैं तो हो जाएगा 3y माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। अब 7 में से ये जाएगा तो 4y बचेगा बराबर का माइनस का 30 बच जाएगा। कहीं गड़बड़ है क्या? क्या हमने कहीं गड़बड़ कर रखा है? बिल्कुल कर रखा है, हमने गड़बड़ कर रखा है। 3 को अंदर गुना करेंगे तो 3y और 3 पचे 15 ना होगा, 3 पचे क्या होगा? 15 होगा। तो हम लोग थोड़ा सा इसे सुधार ले जल्दी से, तो हमारा काम सही तरीके से कंप्लीट हो जाए। देखिए कैसे, यहाँ पर 5 ही रखेंगे, ये अंदर गुना होगा तो हो जाएगा 3y प्लस 5 तिहाई 15। तो बच्चों ध्यान से समझना, 3y तो ठीक है, लेकिन ये प्लस का उधर माइनस हो जाएगा तो 15 में से 5 माइनस हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा प्लस का 10। इसे मानना होगा समीकरण नंबर 1। अब जब समीकरण नंबर 1 इसे मानेंगे हम, तो समीकरण नंबर 1 x के जगह पे हमको ये रखना होगा 3y प्लस 10। जहां हमने केवल 3y रखा है वहां हमें क्या रखना होगा? तो 3y प्लस 10 रखना होगा। तो चलो रख देते हैं, 3y यहाँ रखना होगा, 3y और प्लस का 10। क्या आपको ये क्लियर हुआ? क्या आपको क्लियर हुआ? यहाँ हमने कुछ मिस्टेक करा था, x बराबर 3y प्लस 10 होगा तो x के जगह पे हम 3y प्लस 10 रखा, ये ऐसे, ये बिल्कुल सेम। अब हम लोग का कैलकुलेशन बिल्कुल सही आएगा। ये देखो 3 माइनस 7 माइनस का 4 यहाँ तक तो ठीक है, ये प्लस का उधर माइनस हो जाएगा तो माइनस का 30 और प्लस में से माइनस का फिर से 10 जाएगा तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 40। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4 दे 40 कट जाएगा तो y का मान 10। समझ आ गया? इस तरह से हमने y का बहुत ही सटीक वैल्यू हमने निकाल लिया। अब क्या करते हैं, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में y का मान रख दो। y का वैल्यू 1 में रखेंगे तो x बराबर क्या जाएगा? x बराबर 3y। x बराबर 3y मतलब x बराबर 3 इंटू वाई का मान 10, और क्या है 10 के बाद प्लस में 10 है, प्लस में 10 तो 10 तिहाई 30 और 10, x का मान आ गया 40। अब x का मान 40 किसको शो करता है? x का मान किसको शो करता है बच्चों? तो लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि जो जैकब की वर्तमान आयु है, क्या लिखेंगे? जैकब की वर्तमान आयु, इसे हमने मान रखा था x, और x का मान आपका आ गया है 40 वर्ष। मतलब जैकब जो है वो 40 वर्ष का है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, इसे हमने माना था y, और y का जो वैल्यू है ये हमने निकाला है 10, तो ये आ गया आपका 10। और इस तरीके से जो है सो हमारा ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारे तरीके से जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन सारे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। लैंग्वेज प्रश्न है, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी हम इसे बहुत ही हलवा तरीके से समझ रहे हैं, बहुत ही आसानी से हम इसे बना रहे हैं। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया?